गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बड़ा उत्साह पूर्वक फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 5 कंटेंट्स लेकर आए हैं। पहला है विकासवाद के अनुसार भारतीय इतिहास का कैसे विकृतीकरण हुआ। क्या अंग्रेजों का विकासवाद हमको मानने से हमारा इतिहास में विकृतीकरण हो गया, इसके बारे में बताएंगे और आगे दूर तक बताएंगे। फिर है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी थेलस थ्योरम का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक्सरसाइज 27 पर बताएंगे। फिर अगला है क्या यूनानी साहित्य में वर्णित संडो कोटस चंद्रगुप्त मौर्य था, या उसमें भी सस्पेंस है, ये बताएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए रिसर्च का विषय है। और स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण उग्रवाद काल था और 1905 से 1919 तक चला था। फिर अगले एपिसोड में तृतीय चरण बताएंगे, चतुर्थ चरण बताएंगे। द्वितीय चरण में ही आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब जीके फिर बताएंगे संविधान का इतिहास, मात्र 5 जीके इसमें बताएंगे। फिर अगले दिन 5 जीके और इस पर संविधान का इतिहास मानी संविधान धीरे धीरे समाप्त की ओर करेंगे, समाप्त और धीरे धीरे सारा चीज संविधान को बताएंगे जीके में। तो हम अब चलते हैं अपना पहला विषय सूची, विकासवाद के अनुसार भारतीय इतिहास का कैसे विकृतीकरण हुआ। विकासवाद कहते हैं कि सूर्य का प्रथम किरण जब धरती को स्पर्श किया तो रूपा का पुत्र संतरूपा को ऐसा अनुभव हुआ कि हम ताम्र और पाषाण युग को लांघ कर विज्ञान युग में आ पहुंचे हैं। ये जो किस्सा और कहानी है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसका कहानी के बारे में हम बताएंगे कि इंडिया का विकासवाद क्या था और डार्विन का विकासवाद क्या था। आज इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए कितना सुंदर चर्चा है। ये भारत के विकासवाद के अनुसार आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि का आरंभ में सभी प्राणी और वस्तुएं अपनी प्रारंभिक स्थिति में थी। धीरे धीरे भी उनका विकास हुआ। यह बात सुनने में बड़ी सही, स्वाभाविक और वास्तविक लगती है, लेकिन जब यह सिद्धांत मानव के विकास पर लागू करके यह कहा जाता है कि मानव का पूर्वज बनमानुष था और उसके पूर्वज बंदर था, और इस प्रकार के जब आगे बढ़कर कीड़े मकोड़े ही नहीं लिज्जी झिल्ली यानी अमीबा तक पहुंच जाता है, तो यह कल्पना बड़ा ही अटपटा सी लगती है। चार्ल्स डार्विन ने 1871 ईस्वी में अपने द डिसेंड ऑफ मैन नामक ग्रंथ में अमीबा नाम के अति सूक्ष्म सजीव प्राणी से मनुष्य तक के योनियों के शरीर की समानता को देखकर एक जाति से दूसरे जाति के उद्भव का कल्पना कर डाली, जबकि ध्यान से देखने पर यह बात सही नहीं लगती है, क्योंकि भारतीय दृष्टि से सृष्टि 4 प्रकार की होती है। पहला अंडज, दूसरा पिंडज, तीसरा जरायुज उद्भिज और चौथा स्वदज, तथा हर प्रकार के सृष्टि का निर्माण और विकास उसके अपने अपने जातियों और बीजों में विभिन्न अणुओं के क्रम में और स्वतः स्वभाव के अनुसार होता है। एक प्रकार के सृष्टि का दूसरे प्रकार के सृष्टि में कोई दखल नहीं होता। इस प्रकार के से भी समझा जा सकता है कि एक गौ से दूसरा गौ और एक अश्व से दूसरा अश्व हो सकता है, किंतु गौ और अश्व को मेल से संतान उत्पत्ति नहीं हो सकता। हाँ, अश्व और गधे तथा अश्व और जेबरा को जो एक ही जाति तत्व हैं, तो मेल से संतति हो सकती है, अर्थात कीट से कीट, पतंग से पतंगे, पंछी से पंछी, पशु से पशु और मानव से मानव की उत्पत्ति होती है। कीट बानर या बनमानुष से मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके परस्पर जातीय तत्व अथवा बीजों के अणुओं के क्रम अलग अलग हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जाति के बीज में विभिन्न अणुओं का एक निश्चित क्रम रहता है।
यह क्रम बीज के स्वतः स्वभाव में अन्य तत्व को प्राप्त नहीं होता। विकासवाद के मत को स्वीकार कर लेने पर ही मनुष्य के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए भी एक क्रम की कल्पना की गई। तदनुसार यह मानने को बाध्य होना पड़ा कि प्रारंभिक स्थिति में मानव बड़ा जंगली, बर्बर और ज्ञान विहीन था। उसे न तो रहना आता था और न भोजन करना। वह जंगलों में नदियों के किनारे रहता था और पशु को मारकर खाता था। अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता था। बाद में धीरे धीरे धातुओं का प्रयोग करते करते आगे बढ़कर ही वह आज की स्थिति में आया है। यह हमारी मान्यता है और दूसरी भी मान्यता है, ये अगले एपिसोड में बताएंगे। हम बार बार कह रहे हैं, हमारा सृष्टि में इसे 4 प्रकार की सृष्टि की बात की है कि अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वदज। इनमें कि एक अणु दूसरे अणु में जाकर मिलता नहीं है, एक जाति दूसरे प्रजाति में जाकर मिलता नहीं है। यह डार्विन का सिद्धांत को कैसे समाप्त करता है, बाद में हम अगले एपिसोड में बताएंगे। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है बिकॉज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक्सरसाइज 27 कहता है, in the given figure AB is the bisector of cone BAC if AB is equal to 10 cm, AC is equal to 6 cm, BC is equal to 12 cm and find the BD and BC। यदि ये पूरे 12 सेंटीमीटर यहां से यहां तक दिया हुआ है, तब इसको एक्स, बीडी को एक्स हमको कहता है, बीडी एंड बीसी को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तब बीडी बराबर एक्स मान लेंगे तो बीसी बराबर 12 माइनस एक्स हो जाएगा। इसलिए लेट द बीडी इक्वल टू एक्स देन बीसी इक्वल टू बीसी माइनस बीडी, इसलिए 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर इन ट्रायंगल्स एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर फ्रॉम बीएसी। इसलिए सो बाय द एंगल ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम बीडी बटा बीसी बराबर ए बटा बीडी बटा बीसी, ये बताइए इक्वल टू ए बराबर ये होता है। इसलिए एक्स मैंने मान रख दिया, एक्स बटा 12 माइनस एक्स बटा 10 बटा 6 एक्स तीर्था गुना कर दिए तो 120 इंटू 10x, 6x प्लस 10x इसकल टू 120, इसलिए 16x इसकल टू इतना, इसलिए x बराबर इतना। अब भागा देने पर 7.5 सेंटीमीटर है, बीडी इसकल टू x बराबर इतना एंड बीसी इसकल टू 12 माइनस एक्स, 12 माइनस इतना घटाने पर 4.5 सेंटीमीटर आ जाता है। इस तरह बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है। अब आपको हमको आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आया होगा। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको याद रखना है कि यदि कोई एंगल को बाइसेक्ट करता है तो बीडी बटा बीसी बराबर ए बटा एसी होता है। ये याद रखने की चीज है, यह बार बार प्रैक्टिस का चीज है। मेरा एकमात्र सिद्धांत है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब हम तीसरा, क्या यूनान के साहित्य में वर्णित सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य था या नहीं था, इसके बारे में जो नोट्स तैयार किए हैं वो मैं आज सुनाऊंगा। और ये अच्छा कहानी है और फिर इसको और आगे बताऊंगा और जिज्ञासा जगाऊंगा। हाँ, तो यूनानी साहित्य में वर्णित सेंडोकोटस चंद्रगुप्त था या नहीं। यूनानी साहित्य में बताया गया है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय यहाँ सेंडोकोटस नाम का एक बहुत बड़ा वीर योग्य और कुशल व्यक्ति था, जो सिकंदर के भारत के चले जाने के बाद 320 ईस्वी में पर्सिसी की गद्दी पर बैठा था और भारत का सम्राट बना था। जोन्स ने इसे ही चंद्रगुप्त मौर्य मानकर 18 फरवरी 1793 को सगर्व यह घोषणा कर डाली। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सेंडोकोटस को पाकर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन समस्या का निदान पा लिया है। बिल्कुल अनभिज्ञता की तरह बताइए क्या कहने जा रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कुछ इसको पता नहीं था जोन्स को। इस प्रश्न पर कि क्या सेंडोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, विचार करने के लिए
विचार करने के लिए जान लेना उचित होगा कि सिंडिकेटस का संबंध में प्राचीन यूनानी साहित्य में जो कुछ भी लिखा मिलता है, क्या वह चंद्रगुप्त मौर्य पर घटता है? यूनानी साहित्य में सिंडिकेटस के संदर्भ में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें लिखी मिलती है। पहला, सिंडिकेटस 6 लाख सेना लेकर सारे भारत में घूमा था और उसके राजाओं को अपने और अनेक राजाओं को अपने अधीन किया था। पहला लिखा मिलता है। दूसरा, सिंडिकेटस ने मगध के पहले सम्राट को मारकर साम्राज्य प्राप्त किया था। दूसरा ये लिखा मिलता है। तीसरा, सेल्यूकस के युद्ध में हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह सिंडिकेटस से किया था। चौथा, जिस क्षेत्र में पालीब्रोथा स्थित है वह भारत का बड़ा प्रसिद्ध था। वहां के राजा अपने नाम के साथ पालीब्रोथा उपनाम अवश्य लगाते थे। उक्त बातों को भारतीय स्रोतों जैसे पुराण आदि में चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में आए उल्लेख से मिलान करने पर पाते हैं कि उसके संबंध में ये बातें तथ्यों से परे हैं। क्योंकि अब तथ्य से क्यों परे हैं, ये इसके बारे में लॉजिक है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत में इतने विशाल सैनिक अभियान करने की आवश्यकता हुई क्यों थी? दूसरा, यूनान लेखकों के उस स्थापना की पुष्टि में किसी अन्य स्रोतों से कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि यूनानी लेखकों की अपनी ही कल्पना है। कारण मगध के सम्राट नंद को तो चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति हेतु मरवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसी यूनानी लड़की से हुआ था, इसका उल्लेख भी किसी भारतीय स्रोत से नहीं मिलता। पंडित भगवत दत्त ने अपनी पुस्तक भारत का दृढ़ इतिहास में माना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विदेशी लड़की के साथ विवाह का कोई भी ऐतिहासिक आधार उपलब्ध नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य सिंडिकेटस था बड़ा ही विचारणीय विषय है और ये विचारणीय विषय को मैं आगे के एपिसोड में और क्लियर करूंगा और चंद्रगुप्त की शादी का रहस्य भी बताएंगे कि क्यों यूनानी लोग ऐसा लिखना चाह रहे थे, क्या कारण था कि ऐसा इतिहास को बिगाड़ने में संपूर्ण यूनानी हमारे पीछे लग गए थे भारत के इतिहास बिगाड़ने में। तो अब अगला विषय सूची मेरा आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण में उग्रवाद काल था जो 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक हुआ। उसके बारे में द्वितीय चरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब बड़ा ही शॉर्ट में बताने का कोशिश करेंगे। 1905 ईस्वी से 1919 के मध्य कांग्रेस का नेतृत्व एक नवीन उग्रवाद विचारधारा के नेताओं जैसे लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय आदि द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन के बाद इस नवीन विचारधारा का उदय हुआ। ये लोग नरम दल के नेताओं से भिन्न विचार रखते थे। इन उग्रवादियों ने अपना लक्ष्य स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति रखा। उनका विचार था कि स्वशासन के बिना कोई सुधार नहीं हो सकता। उन्होंने न तो हिंसा का आश्रय लिया और न सरकार के कानूनों को अवज्ञा की बात कही। उन्होंने मात्र सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाने का सुझाव दिया। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में दोनों वर्गों में टकराव हो गया और नरम दल को राष्ट्रवादी रूस चुनाव जीत गए और उग्रवादी तिलक पराजित हुए। उन्हें कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिया गया और 1908 ईस्वी में उन्हें 6 वर्ष की जेल हो गई। बिपिन चंद्रपाल ने अवकाश ले लिया। अरविंद घोष पांडिचेरी और लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। जब तिलक जेल से छूट कर आए तो उग्रवादियों को पुनः गतिविधियां शुरू हो गई और 1916 ईस्वी में उग्रवादी कांग्रेस में पुनः प्रवेश कर गए और उनका प्रभुत्व बढ़ता ही गया। और 1905 से 1919 के बीच राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अनेक घटनाक्रम हुई। बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी एवं विदेशी बहिष्कार आंदोलन 1905 हुआ, मुस्लिम लीग का उदय 1906 ईस्वी में हुआ, पार्लियामेंट्री सुधार 1909 ईस्वी में हुआ, दिल्ली में दरबार 1911 ईस्वी में लगा, होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में और
रॉलेट एक्ट काला कानून 1919 में और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में आया। इतना कांड हुआ, इतना कांड। अब द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध का भी हो गया था और अंग्रेज भी अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे उस समय द्वितीय चरण में। और उन्होंने यहाँ के कांग्रेसियों को यह आश्वासन दिया था कि मैं यदि यह प्रथम विश्व युद्ध में मुझे जीत हुई तो मैं आपको स्वराज दे दूंगा और चला जाऊंगा। लेकिन जो ही उनकी जीत हुई उन्होंने रॉलेट एक्ट ला दिया। और रॉलेट एक्ट के बारे में मैं बता चुका हूं, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। वो काला कानून था। और फिर मेरा जो स्वतंत्रता आंदोलन था और आगे बढ़ता चला गया। अब तृतीय चरण अगले कल बताएंगे। और पांचवा मेरा कंटेस्ट जो आता है जीके का, वो संविधान का इतिहास बताने का। अब संविधान का इतिहास मैं बताऊंगा। 5 सिर्फ जीके आज बताएंगे। संविधान की उत्पत्ति कैबिनेट मिशन योजना से हुई। दूसरा, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा का अंगीकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। और संविधान का निर्माण अवधि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ये 5 जीके सिर्फ बताए हैं, हम ज्यादा बताने की कोशिश नहीं की है। और ये आपको रट कर याद कर लेना है। और ताकि आपको जो एग्जामिनेशन होता है या तो कंपटीशन आता होता है, उसमें इस क्वेश्चन का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और धीरे धीरे मैं अब संविधान का कुछ पार्ट्स को जो मैं जानता हूं, जो मेरे नॉलेज में है, धीरे धीरे बताते चलेंगे। और बताते बताते आपको ज्ञान की उस सीमा तक ले जाएंगे जहां आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। यदि आपको फायदा हमारे बताने से होता है तो मेरा जीवन तो धन्य होगा ही, साथ ही साथ आपसे एक लाइक जरूर करने कहेंगे। एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि बड़ा मेहनत से कंटेंट तैयार करते हैं और आपके लेकर आते हैं। अब बड़ा ही खुशी पूर्वक लगता है। अब बार बार मैं इंडिया गवर्नमेंट से भी आशा करते हैं कि वो रिसर्च करे, मेरा इतिहास का स्वर्णिम युग जो समाप्त कर दिया गया था उसको फिर से लिखा जाए। और मेरा स्वर्णिम इतिहास, भारत फिर वही सोने का चिड़िया कहा जाता था, वो आज भी है, रहेगा भी, भविष्य में भी रहेगा। क्योंकि इसका काल गणना इतना छोटा, इतना बढ़िया है कि उसका वर्णन अवर्णनीय है। इसका जो महर्षि ऋषि मुनि हुए हैं वो रियल में हुए हैं। कोई ये कहता है कि राम पृथ्वी पर गए थे तो वो उनको जानकारी कम है, उसको जानकारी देने की आवश्यकता है। मेरे विषय सूची कंटेंट से जो मेरा विषय सूची में रहना चाहिए था, हिंदी में रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, ये सब रहना चाहिए था, जिसको हटा दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा। उसको फिर से लाने की आवश्यकता है। और यदि आ गया तो फिर से मेरा भारत वही महान, वही सोने का चिड़िया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं और आपसे विदा लेना चाहता हूं। उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको हाउ टू ऑपरेट या तीन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को कितना मेहनत से कैसे कैसे लिखना है, धीरे धीरे मैं भी सिखाऊं, आपको भी सिखाना चाहता हूं। यदि कोई नहीं जानता तो हम धीरे धीरे बताते हैं भी कि इसमें जो बातें आता है उसको देखते रहना है आपको कि कैसे इसमें एप्लीकेशन भी बहुत सा है। आज एप्लीकेशन का भी कुछ बताएंगे और थोड़ा सा यूट्यूब से हम आपका इंटरटेन करते हैं। ये देखिए मेरा अथी आ रहा है और
गया का सेतु सीता सेतु है। गया का सीन है, ब्राह्मण आराम से देखिए। गया जो फल्गु नदी पर डैम बना है उसके बारे में। गौ सेवा भी करते हैं। इस प्रकार आज एक थोड़ा सा कॉमेडी भी देख लीजिए। आजकल तो महंगाई बढ़ गई है, हॉस्पिटल हजारों का खर्चा बच सकता है। अच्छी आदतें और 10 रुपए के नए लाइफ पॉइंट से ये वायरस से लड़े और उनको फैलने से रोके। अब 10 रुपए का लाइफ पॉइंट और अब हम समाप्त करते हैं। इन्हीं के साथ में अपना वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।